लिखी है। अगर ये आप मैच करा लेते हैं तो आपका के फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेकंड स्लाइड, के फैक्टर जो मैंने बताया उसी का रेपिटेशन है। देखिए, एट द टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑफ एमपीडी कैलिब्रेशन स्विच इज ऑपरेटेड बाय ओईएम रिप्रेजेंटेटिव। इस लाइन का मतलब ये है कि हम कई बार देखते हैं कि के फैक्टर तो लिखा हुआ है, लेकिन एमपीडी के इंजीनियर ने, जो कंपनी का इंजीनियर है एमपीडी वाला, उसने कैलिब्रेशन स्विच को ऑपरेट नहीं किया। अगर डिलीवरी एडजस्ट नहीं हो रही है, नहीं करनी है, तो वो बिना कैलिब्रेशन स्विच को ऑपरेट किए हुए उस कैलिब्रेशन को समाप्त कर देता है और सील नहीं लगा देता है। वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको कैलिब्रेशन स्विच ऑपरेट करिए, सो दैट कैलिब्रेशन का काउंट चेंज हो जाए और उस साल के, जिस साल में कैलिब्रेशन हो रहा है, उस साल का डेट और टाइम रजिस्टर हो जाए। कैलिब्रेशन स्विच को ऑपरेट करना बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान में रखिए कि कैलिब्रेशन स्विच, तभी कैलिब्रेशन प्रॉपरली पूरा होगा। के फैक्टर इज जनरेटेड नोजल वाइज, ये दूसरा पॉइंट है। ओईएम रिप्रेजेंटेटिव मतलब एमपीडी का इंजीनियर रिकॉर्ड्स द के फैक्टर्स फॉर ऑल नोजल्स इन देयर सर्विस रिपोर्ट बेस्ड ऑन ई के लॉग प्रिंट आउट और स्क्रीनशॉट ऑफ एमपीडी इफ प्रिंटर इज इनऑपरेटिव। जो एमपीडी का इंजीनियर है वो के फैक्टर को नोजल वाइज अपनी सर्विस रिपोर्ट में लिखता है। आप और आपका जो स्टाफ जो कैलिब्रेशन देख रहा है, जिसको नॉलेज है इसके बारे में, वो हर नोजल का कैलिब्रेशन फैक्टर, कैलिब्रेशन काउंट, टोटलाइजर रीडिंग नोट करता जाए, देखता जाए, लिखता जाए और एमपीडी का प्रिंट आउट अपने पास रख ले। चौथा पॉइंट, वेट्स इंजीनियर रिकॉर्ड्स द के फैक्टर इन द कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन ईके लॉग एंड ओईएम सर्विस रिपोर्ट। जो एमपीडी की सर्विस रिपोर्ट बनती है और जो प्रिंट आउट निकलता है, उसके बेस पे वेट्स इंजीनियर भी अपनी रिपोर्ट बनाता है। तो ये भी आप उस समय देख लें कि वेट्स इंजीनियर जब रिपोर्ट बना रहा है या उसने रिपोर्ट बनाई है, तो उसमें वही के फैक्टर लिखे हैं जो कि एमपीडी में दिखाई दे रहे हैं। कई बार वो लिखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ओईएम का जो इंजीनियर है एमपीडी वाला, वो गलत लिख देता है। वो 0.4 आया 0.04 लिख दिया उसने, या 0.04 आया उसने जल्दीबाजी में 0.4 लिख दिया, और वही वेट्स इंजीनियर के सर्टिफिकेट में लिख जाता है। तो वो मिसमैच हो जाता है, वो गलत हो जाता है। जब हम एमपीडी चेक करते हैं, एमपीडी से प्रिंट आउट निकालते हैं, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन तो देखते हैं 0.4 है, और ओईएम की रिपोर्ट में 0.04 लिख दिया उसने गलती से, और वही वेट्स इंजीनियर ने लिख दिया। तो ये आप जो है अपना, जब आपका स्टाफ जब होगा कैलिब्रेशन टाइम पे, तो ये गलतियां नहीं होंगी और वैसे में सर्टिफिकेट वही बनेगा जो कि एमपीडी में दिखाई दे रहा है। इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ के फैक्टर, इट इज ट्रीटेड एज सस्पेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग। अगर ये इन वैल्यूज में जो मैंने आपको बताई, के फैक्टर काउंट, टोटलाइजर, डेट, अगर इनमें मिसमैच आता है, जो एमपीडी में दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, सर्विस रिपोर्ट में और बेसिक सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा हुआ है, तो हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है। वो जो है सीधा रिकॉर्ड नहीं होता। यही चीजें अगर आप अपने लेवल पे पकड़ लोगे, अगर कोई गलती हो भी गई है खुदा ना खास्ता, अगर आपने अपने लेवल पे पकड़ लिया, तो आप एसओ से बात करके उसको अपने लेवल पे करेक्ट करा सकते हो, बजाय इसके कि जब हम जाएं, क्यूसीसी की टीम जाए और वो देखे, मिसमैच को देखे कि भाई ये तो गलती है। आप अपने लेवल पे उसको देख लो। इसीलिए साहब जो बात कर रहे थे मिस्टर धनपाल, कि आपको चेकलिस्ट दी जाएगी, उस चेकलिस्ट में ये है पॉइंट कि साहब आप जो है के फैक्टर को मैच करा लो, पहले ही मैच करा लो। अगर कोई गलती लगती है कि हाँ कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है, तो उसको पहले ही आप करेक्ट करा लो। कुछ लोग कराते भी, हमने देखा है, हमारे जो इंस्पेक्शन होते हैं उसमें कई बार हम देखते हैं कि हाँ साहब ये गलती हुई थी, हमने करेक्ट करा लिया, ये उसने साइन कर दिया है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन ओईएम रिपोर्ट। तो ये चीज होती है। तो ये चीज आप अपने लेवल पे चेक कर लो, चेक करके और उसको करेक्ट करा लो, वेट सर्टिफिकेट को, तो की फैक्टर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब ये देखिए अगली ये स्लाइड है जिसमें हम लोग एक टोकेन का, फॉर एग्जाम्पल हमने दिखाया है कि एमपीडी से कैसी पर्ची निकलती है। तो उसमें तीन चीजें मैंने दिखाई है। देखिए, एक तो ई कैल का डेट और काउंट है, किस दिन कैलिब्रेशन हुआ है। देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, ये एरो बना हुआ है, इसमें डेट आ रही है 7 अगस्त 2020। तो जिस दिन कैलिब्रेशन हुआ है उस दिन की डेट पंच हो जाती है इसमें, इसमें कंप्यूटर में आ जाती है, जो एमपीडी के लगा हुआ है, जो उसकी मेमोरी है। और राइट साइड में दो एरो लगे हुए हैं, उसमें के फैक्टर है। सबसे ऊपर नोजल नंबर 1 लिखा हुआ है, देखिए आप, और उसके नीचे लिखा हुआ है ईकेल फैक्टर, और एक टोटलाइजर उसके थोड़ा नीचे आप देखोगे, उसमें टोटलाइजर वैल्यू है। तो ये आप जब पर्ची निकालते हैं एमपीडी से, तो उसमें ये सारे पैरामीटर जो मैंने आपको बताया, के फैक्टर काउंट, डेट ऑफ कैलिब्रेशन, टोटलाइजर रीडिंग, ये सब दिखाई।
और जब आपको ये दिखाई देते हैं और कैलिब्रेशन उस समय कंप्लीट हुआ है, तो आप ओईएम रिपोर्ट से मैच कर लो कि हाँ साहब वो जो दिखाई दे रहे हैं ओईएम में, तो वही ओईएम रिपोर्ट में है जो कि एमपीडी में दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई मिसमैच है, गलती है, नोट करने में गलती है, तो आप उसी समय बता दें। इस टाइप की पर्ची हर एमपीडी से निकलती है। उसमें के फैक्टर लिखा होता है, कैलिब्रेशन डेट लिखी होती है, के फैक्टर काउंट लिखा होता है, टोटलाइजर रीडिंग लिखी होती है। तो ये आप अपने स्टाफ को या आप स्वयं इसका ज्ञान ले लें, अपने एसओ के साथ, अपने ईओ के साथ, या एमपीडी का जब इंजीनियर आता है, जब कैलिब्रेशन करता है, तो आप इसका ज्ञान लेके आप उस पर्ची को खुद ही पढ़ना सीख लीजिए कि हाँ साहब ये इसमें टोटलाइजर है, ये इसमें डेट है कैलिब्रेशन की, ये इसमें कैलिब्रेशन काउंट है, ये के फैक्टर है। और इनको नोट करके आप देख लीजिए कि वेट रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। स्लाइड में हम बताते हैं कि डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू, आपकी क्या ड्यूटी बनती है। मैंने वैसे तो आपको शेयर कर लिया है, लेकिन मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं कि आपकी जब भी कैलिब्रेशन हो तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है। ड्यूटी ये बनती है कि प्रिंट आउट, पहला पॉइंट, प्रिंट आउट ऑफ ई के लॉग और स्क्रीन शॉट ऑफ एमपीडी एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ओईएम रिप्रेजेंटेड एंड कीप इन द फाइल। जैसे मैंने बताया कि प्रिंट आउट का जब ओईएम से जब प्रिंट निकलती, इससे एमपीडी से जब प्रिंट निकलता है, उसकी कॉपी आप अपने पास रखिए। जब भी कैलिब्रेशन उसने कहा कि कंप्लीट हो गया, ये भी आप इंश्योर कर लीजिए कैलिब्रेशन स्विच को उसने ऑपरेट किया है कि नहीं किया है। कई बार नहीं भी करते हैं तो आप उससे पूछ लीजिए, साहब कैलिब्रेशन स्विच ऑपरेट किया है कि नहीं किया है। वो करे, उसके बाद जब वो कहे कि हाँ कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो आप एमपीडी का निकलने वाला प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। वो थर्मल पेपर पे होता है तो उसका जीरोक्स रख लीजिए, थर्मल पेपर से प्रिंट मिट जाता है, तो आप उसका फोटो कॉपी करके रख लीजिए। और कुछ एमपीडी में प्रिंट आउट नहीं आता है, प्रिंटर नहीं होता है, जैसे 244 का एमपीडी होता है, उसमें प्रिंटर कई बार नहीं होता है। तो आप जो स्क्रीन में, एमपीडी की स्क्रीन में जो वैल्यूज आ रही है उसकी फोटो ले लीजिए, प्रॉपर क्लियर फोटो लेके उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, उसको मेल कर दीजिए अपने पास, और उसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि जिसमें कैलिब्रेशन हुआ है उसमें एमपीडी में क्या वैल्यूज दिखाई दे रही थी, के फैक्टर की, के फैक्टर काउंट की, डेट की और टोटलाइजर की। दूसरा पॉइंट, क्रॉस चेक द मेंशन के फैक्टर इन वेट सर्टिफिकेट, के फैक्टर इन ईके लॉग ऑफ एमपीडी एंड ओईएम सर्विस रिपोर्ट, ऑल शुड मैच। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एमपीडी के प्रिंट आउट में जो के फैक्टर है, टोटलाइजर है, के फैक्टर काउंट है, वो ओईएम एमपीडी के इंजीनियर की रिपोर्ट में और वेट्स एंड मेजर के सर्टिफिकेट जो फाइनली आता है उसमें ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ मिसमैच टेक अप विद योर सेल्स ऑफिसर ओईएम एंड वेट्स एंड मेजर एंड इंश्योर करेक्शन इमीडिएटली। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई एमपीडी में कुछ और है और ये सर्टिफिकेट में और ओईएम की रिपोर्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट करा लीजिए एसओ की इन्फॉर्मेशन देकर। डू नॉट अलाउ एनीबडी एक्सेप्ट बीपीसीएल ऑथराइज्ड पर्सन टू रिपेयर द एमपीडी विद प्रॉपर ब्रोमा एंट्री। जब भी आपको कुछ काम कराना है एमपीडी में, केवल ऑथराइज्ड वेंडर ही काम करेगा, और वो आप भी ब्रोमा के थ्रू ही काम कराओगे। एंश्योर नो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर चेंज बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी बाहर का आदमी इसको टच नहीं करेगा। एमपीडी प्रिंट आउट, ये सब आपके फायदे की चीजें हैं। एमपीडी प्रिंट आउट और इन थर्मल पेपर मैंने आपको बताया, उसका एमपीडी का प्रिंट आउट का फोटोकॉपी लेके आप अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। चेक डेट एंड वेटसिमर सर्टिफिकेट शुड मैच विद डेट ऑफ एक्चुअल कैलिब्रेशन ऑब्टेन्ड इन एमपीडी प्रिंट आउट आइडियली। हमने लिखा है जब सर्टिफिकेट बनता है तो हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाए, लेकिन आइडियली जो कैलिब्रेशन की डेट है उसी डेट का सर्टिफिकेट हो जाए तो बेहतर है। अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं ये 2 दिन बाद का कैसे है, तो बता देंगे क्यों है। नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि हम लोग क्यू एन क्यू को बहुत तवज्जो देते हैं। क्यू एन क्यू में पहला क्यू है क्वांटिटी। क्वांटिटी में हमने के फैक्टर पूरा डिस्कस किया कि अगर नोजल का के फैक्टर हमने प्रॉपरली सेट करके आया है और हमने उसकी डिलीवरी सेट करके बिल्कुल प्रॉपर सेट करके के फैक्टर जनरेट किया है और वो के फैक्टर में कोई चेंज नहीं है तो डिलीवरी चेंज नहीं हो रही है, इसी चीज को, प्रोसेस को हम लोग अपने इंस्पेक्शन फॉर्मेट में भरते हैं। ये देखिए जो हम, ये वाली स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी एक्चुअली क्यूसीसी की चेकलिस्ट का ही पार्ट है, उसी से हमने फोटोकॉपी ली है और ये आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, देखिए हमारी चेकलिस्ट का, जिसमें हम लोग पूरी डिलीवरी चेक करते हैं, के फैक्टर चेक करते हैं। सबसे पहला कॉलम है, देखिए एमपीडी का सीरियल नंबर है, फिर प्रोडक्ट है, फिर नोजल नंबर है, फिर नोजल डिलीवरी का स्टेटस है, हमने के फैक्टर
चेक करते हैं, फिर उसके बाद की डिलीवरी चेक करते हैं। अपने पास हमारे 5 लीटर मेजर है जो वेट मेजर से अप्रूव्ड होता है उस स्टेट के, तो उससे हम लोग 5 लीटर मेजर से हम लोग नोजल की डिलीवरी चेक करते हैं। देन ई कैलिब्रेशन डेट जो एमपीडी से निकल के आती है, एमपीडी से प्रिंट आउट लेके जो डेट निकल के आती है, के फैक्टर निकल के आता है, ये सब हम चेक करते हैं, के फैक्टर लिखते हैं। और ये सारे एमपीडी, सारी नोजल का हम के फैक्टर और डिलीवरी चेक करने के बाद ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये एक्चुअली हमारा चेकलिस्ट, जो हम रिटेल आउटलेट का इंस्पेक्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है। तो ये कस्टमर के लिए हम डिलीवरी एश्योरेंस का पहला पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हम नोजल चेक करते हैं और के फैक्टर के करेक्टनेस का पता लगाते हैं। हमने क्वांटिटी का पहला स्टेप ले लिया, कस्टमर को हमने नोजल वाइज क्वांटिटी इंश्योर कर ली। अब जब हमने कैलिब्रेशन कर लिया, कैलिब्रेशन करने के बाद जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा एमपीडी को, उस पॉइंट पे हम लोग एमपीडी की हर नोजल को और हर नोजल की मीटरिंग यूनिट को, पल्सर यूनिट को, टोटलाइजर को, कैलिब्रेशन स्विच को हम सील करते हैं। क्योंकि वेट मेजर जो है वो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट की, जो कि कैलिब्रेशन को सर्टिफाई करता है। हाँ जी, मैंने कैलिब्रेशन कर दिया है, आज की डेट में किया है, ये काउंट है, ये क्या फैक्टर है, ये टोटलाइजर रीडिंग है, उस पॉइंट पे वो उस नोजल को सील कर देते हैं। जहां पे हर एमपीडी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, उन पे सीलिंग होती है। प्रिंसिपली ये 3-4 पॉइंट पे सीलिंग होती है, जो कि सबसे पहला पॉइंट है मीटरिंग यूनिट एंड पल्सर यूनिट, सेकेंड पॉइंट है टोटलाइजर, थर्ड पॉइंट है कैलिब्रेशन पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है हमारा मेन सर्किट बोर्ड। आइडियली इस स्पिरिट में हर एमपीडी का वैसे तो डिजाइन अलग अलग होता है, सीलिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली प्रिंसिपली ये 4 पॉइंट जरूर सील होते हैं हर एमपीडी में। एक मीटरिंग यूनिट एंड पल्सर यूनिट, दूसरा टोटलाइजर, तीसरा कैलिब्रेशन स्विच, और चौथा मेन सर्किट बोर्ड। तो आप अपने ओईएम, जो भी आपके एमपीडी लगा है, चाहे टोकम लगा है, चाहे मिडको लगा है, चाहे ट्रेसरवेन लगा है, चाहे जीवीआर लगा है, जब भी आप उसका इंजीनियर आता है तो उससे बात करके ये पता लगा लीजिए कि साहब कौन कौन से पॉइंट है जहाँ सील होती है। और ये 4 पॉइंट जरूर आप देख लीजिए। मीटरिंग यूनिट, पल्सर यूनिट एक कंबाइंड होती है, उसके बाद टोटलाइजर, कैलिब्रेशन स्विच, और एक मेन सर्किट बोर्ड। ये सील प्रॉपर्ली होनी चाहिए और उसमें वेट से मेरे की सील लगी होनी चाहिए। क्या कहते हैं इस पॉइंट, इस स्लाइड में, आफ्टर कैलिब्रेशन vital parts of MPD are sealed by weight seminar department, that is metering and pulsar assembly, calibration switch assembly, totalizers, main circuit board, as recommended by each OEM। हर MPD का जो जो आइडियल पॉइंट्स हैं, जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो सील होने हैं। These secured seals ensure correct quantity being dispensed through the dispenser. This is also a quantity assurance parameter. Double spiral wire of FWG5 is used in butterfly design at the end of the lead seal। ये लास्ट पॉइंट जो येलो से कर रखा है, इसमें कहते हैं प्रॉपर सीलिंग जो है वो भी क्वांटिटी को एश्योर करने का माध्यम है। और हम ये सील की इंटेक्टनेस, अगर सील प्रॉपर है, सही तरीके से लगी हुई, तो उससे हम एश्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई क्वांटिटी जो कैलिब्रेशन पे सेट की गई थी वही क्वांटिटी डिस्पेंस हो रही है। इसमें सीलिंग में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो तार होता है और एक सील लगी होती है। तो तार, एक मोटा तार डबल स्पाइरल होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है पतला तार लगा देते हैं, वो तार ठीक नहीं है, वो टूट सकता है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आप इंसिस्ट करिए, जो एमपीडी का इंजीनियर आता है, जो एडसेन वाले आते हैं, वो डबल हेलिक्स, डबल स्पाइरल वायर लगाए और सील प्रॉपर लगाएं। जो लेड सील होती है उसका अच्छी तरह पंच करें, और जो तार होता है सील के एंड में, उसको खुला एंड ना छोड़े, उसको मोड़ के सील के अंदर डाल दें और तब पंच करें। इस डिजाइन को हम बटरफ्लाई डिजाइन बोलते हैं, क्योंकि तार को मोड़ के जब सील के अंदर डालते हैं तो वो तितली के पंख की तरह गोल हो जाता है, उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई डिजाइन सीलिंग का। तो ये 2-3 चीजें वैसे मेरे की सीलिंग में आपको याद रखनी है कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो ओईएम के इंजीनियर ने, एमपीडी के इंजीनियर ने रिकमेंड किए हैं कि सीलिंग होनी चाहिए, वहां सील हो। सील में डबल स्पाइरल वायर हो, मोटा वाला, पतला ना हो,
और उसमें लेड की सील लगी हो और पंचिंग प्रॉपरली हो, बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए वो आगे की स्लाइड में आपको दिखाता हूं। और तार के अंत में जब सील का तार खत्म हो जाता है तो तार को मोड़ के सील के अंदर डाल दिया जाए और उसको बटरफ्लाई की तरह बना दिया जाए। सील टेम्परिंग क्या होती है? सील हमने लगा दी, कैलिब्रेशन कर दिया, कैलिब्रेशन करके के फैक्टर जनरेट कर दिया, एमपीडी का प्रिंट आउट लेके रख लिया, उसका जीरोस बना लिया, ओईएम की सर्विस रिपोर्ट हमने रख ली, वेट से मेयर का सर्टिफिकेट हमने रख लिया, सबको मैच करा लिया। कैलिब्रेशन करने के बाद हमने वेट से मेयर की सीलिंग लगवा ली। सील लगवाने के बाद सील को हम जब चेक करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफॉर्मिटी आ सकती है, ये इस स्लाइड में है। फॉलोइंग केसेस आर ट्रीटेड एज सील टेम्परिंग। क्या क्या है? नो वैलिड वेस्टर्न सील इन पल्सर टोटलाइजर कैलिब्रेशन स्विच असेंबली। जहां जहां सील लगती है वहां पे वैलिड सील नहीं है, कोई और सील लगा के चला गया, कोई गलत सील लगी हुई है। तो ये पहला पॉइंट है, सील टेम्परिंग मानी जाएगी इसको, किसी ने सील को छिड़खानी करी है। सील विदाउट एम्बोसिंग, सील लगा दी लेकिन वेटसेनर ने पंच करना भूल गया, प्लेन सील लगा दी है, इसका भी आपको फोटो दिखाएंगे कि बिल्कुल प्लेन सील है, सील लगा दी लेकिन प्लेन है, वो एमपीडी के अंदर से हमें मिली है, कई जगह मिल जाती है। सील वायर इज ब्रोकन, अगर आप पतला तार रखोगे तो वो टूट सकता है, जरूरी नहीं किसी ने छेड़खानी करी है, लेकिन कभी साफ करते हुए कुछ करते हुए वो बाई द वे टूट गया और आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये फिर आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। तो ये तीन चीजें जब सीलिंग हो जाए, सीलिंग में आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो वेट मेजर की ही सील लगे और उसमें प्रॉपर पंच हो जो क्लियर दिखाई दे, दोनों साइड में सील के आगे भी पीछे भी, और सील का तार टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तार बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो ये डबल डबल स्पाइरल वायर अगर मोटा वाला लगाओगे तो आप ये टूटता नहीं है, अगर कोई जंग लग जाए कुछ लग जाए तभी टूटे तो टूटे, अदरवाइज जल्दी टूटता नहीं है। तो ये ध्यान चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, ये कुछ फोटोज है जो हमें फील्ड से मिली हैं, इसमें तार भी पतला वाला लगा रखा है और सील मिसिंग है, सील लगाई नहीं है इसमें। ये है मीटर की पल्सर, मीटर एंड पल्सर असेंबली। दूसरा पॉइंट, सील विदाउट एम्बोसिंग। देखिए सील लगी हुई है बीच में, लेड सील है, लेकिन पंच करना भूल गए, तार भी पतला है इसमें, तार भी गलत है, तार भी गलत है, सील लगी है लेकिन पंचिंग भूल गए, तो ये भी इनवैलिड हो जाता है। ये भी देखिए, इसमें भी क्लियर है, तार इसमें सही है, ये डबल वायरल तार आ गया, तार डबल स्पाइरल, सील भी लगा दी लेकिन सील को पंच करना भूल गए। ये बिल्कुल रिसेंट फोटो है, बिल्कुल अभी हाल में ही मिली है, विद इन 1 मंथ। ये सील लगी है, पंच भी है, लेकिन तार भी ठीक है, लेकिन तार टूटा हुआ है। देखिए एक साइड में तार दिखाई दे रहा है, टोटलाइजर के तार हैं, सीलिंग है, और दूसरे साइड में तार है ही नहीं है, तो ये किसी ने गलती से टूट गया तार ये। और सील में क्या पंच होना चाहिए ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक साइड में ये Q21 लिखा हुआ है, ये कॉ का मतलब है क्वार्टर, सपोज इसको ए कह सकते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, क ख ग घ ABCD। अगर जनवरी फरवरी मार्च में सीलिंग होती है तो वो ए हो जाता है, क हो जाता है, क से कमल, और अप्रैल में जून में ब हो जाता है, क ख बी हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर में सी हो जाता है, ग, क्वार्टर ग या सी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये चौथा क्वार्टर चला जाता है जिसको डी क्वार्टर बोलते हैं या घ बोलते हैं। तो ये सील के एक साइड में क्वार्टर और साल होता है, ये 21 इज द ईयर, 2021, 2021 के पहले क्वार्टर में ये जो सीलिंग हुई है, इसमें तार भी देखिए प्रॉपर है, मोटा तार है, डबल स्पाइरल है, और इसमें जो सील है वो भी प्रॉपरली पंच कर रखी है, जिसमें क्वार्टर क दिखाई दे रहा है और साल 2021 दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही सीलिंग है। इसके पीछे क्या आता है, ये देखिए, ये पीछे का है, पीछे का देखिए, इसमें राजस्थान की ये सील है, इसमें राज लिखा हुआ है, राज, तो इसमें स्टेट का नाम आ गया पीछे, और एक 41 नंबर लिखा हुआ है जैसे वेटसनमेयर का कोड नंबर है ये। तो ये पीछे होता है, एक साइड में होता है क्वार्टर नंबर, ईयर, दूसरी साइड में स्टेट का नाम और वेटसनमेयर का कोड नंबर। और देखिए दूसरी साइड में तार को इसने मोड़ के फिर सील के अंदर डाल दिया। ये हालांकि उतना बढ़िया बटरफ्लाई का विंग नहीं बना है, लेकिन आप देख सकते हैं गोल गोल दो दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड का जो एरो है
ये बटरफ्लाई डिजाइन है। इसी को अगर प्रॉपरली थोड़ा लंबा तार होता और इसको तार को अच्छी तरह मोड़ के इसको डालते, कुछ वेट्स मेयर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो ये बटरफ्लाई की तरह, पंख की तरह दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई एंड, बटरफ्लाई डिजाइन। तो ये हमारी सीलिंग का तरीका है। तो हम लोग आ गए हैं, देखिए कैलिब्रेशन कर लिया, एमपीडी का हमने रिपोर्ट निकाल कर उसका इसको फोटोकॉपी करके अपनी रिपोर्ट में रख लिया। ओईएम की रिपोर्ट हमने ले ली, वेस्ट मेयर सर्टिफिकेट ले लिया हमने। कैलिब्रेशन करने के बाद सीलिंग हमने लगा ली, तार मोटा लगाया, डबल स्पाइरल लगाया, सील लेड की लगाई, सील को हमने प्रॉपर पंच कराया, और सील पे हमने बटरफ्लाई डिजाइन, ताकि कोई एंड का तार जो खुला ना रह जाए उसको मोड़ के सील के अंदर डालने का, ये सब देख लिया। और सील में हमने देख लिया एक साइड में हमारा क्वार्टर है, ईयर है, दूसरी साइड में स्टेट का नाम है और हमारा वेट्समेयर का कोड नंबर है। तो ये हमारी सीलिंग तक हो गई पॉइंट। अब आगे देखिए, इसमें आपको क्या देखना है, वैसे तो मैंने बता दिया है डिस्कशन के दौरान, लेकिन मैं इसको फिर रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स, that all the pulsar metering assembly, calibration switch unit and totalizer are sealed properly. प्रॉपर सील क्या होता है? अच्छा डबल स्पाइरल वायर हो, जहां जहां से वो तार गुजरना है वहां उन उन स्क्रू से गुजरे, और लेड की सील लगे, लेड की सील प्रॉपरली पंच हो, जिसके दोनों साइड में जो भी लिखा है वो प्रॉपरली लेजिबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दैट ऑल सील्स आर प्रॉपरली एम्बॉस्ड विद करेक्ट ईयर, क्वार्टर, वेट्समेयर आइडेंटिटी मार्किंग एंड स्टेट्स नेम, that all the sealing points are covered with double spiral wire and lead seal, that sealing points are as per MDG sealing drawing, and no point is left unsealed, and sealing wire passes through all the requisite screws. जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स में जाना चाहिए, और डबल स्पाइरल वायर हो, और प्रॉपर सील हो, और हर स्क्रू से जहां से वो गुजरना है, 3 या 4 स्क्रू जो भी एक एक असेंबली में लगे हुए हैं, उनसे गुजर के उस सीलिंग को होना चाहिए। इन सम केसेस, लास्ट पॉइंट, इन सम केसेस वेट्समेयर कंटिन्यूज टू यूज ओरिजिनल थिन ओईएम वायर। जो मैंने लिखा था कि पतला तार वो यूज करते हैं, वो पतला तार यूज नहीं होना चाहिए, आप डबल तार यूज करिए, और डबल तार में प्रॉपर सील करिए और प्रॉपर पंचिंग कराइए। तो ये हमारा हो गया सीलिंग का पॉइंट। आगे चलते हैं। यही जो हमने के फैक्टर वाला पहला पॉइंट था। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रॉपरली सीलिंग के बारे में सब हम चेक करते हैं कि भाई जो कैलिब्रेशन हो गया, के फैक्टर मैच कर गया, सीलिंग लगी हुई है, तो सीलिंग में क्या क्या देखते हैं। देखिए कंडीशन ऑफ वेट्समेयर सील्स, 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर, वेदर वैलिड वेट्समेयर सर्टिफिकेट ऑफ एमपीडी अवेलेबल एट दी आरओ। जो वेट्समेयर का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, प्रॉपर लिखा हुआ है, साफ साफ है, के फैक्टर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वेदर स्टैंडर्ड सीलिंग प्रोसीजर फॉलोड, सीलिंग तार जहां जहां गुजरने चाहिए वहां से गुजरे हुए हैं, तब सील लगाई कि नहीं लगाई है, कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया। वेदर इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग फाउंड, मतलब के फैक्टर में कोई मिसमैच तो नहीं है, या कोई एडिशनल फिटिंग तो नहीं है। वेदर एनी एडिशनल नॉन स्टैंडर्ड फिटिंग इज फाउंड इन द एमपीडी, एंड वेदर 9 पॉइंट है, वेदर वेट से मेरे सील टेम्परिंग इज ऑब्जर्व, कि सील टूटी तो नहीं है, तार जो लगा रखे हैं उसमें टूटा नहीं है, तार में जो वेट्समेयर की सील है उसमें प्रॉपर एम्बॉसिंग है कि नहीं है, कहीं ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिए। तो ये सारे पॉइंट जो है हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो हम लोग अभी क्यू एंड क्यू के क्यू में हैं, जो कि क्वांटिटी को हम लोग एश्योर कर रहे हैं जो कस्टमर को प्रॉपर मिले, यही हम चेक करते हैं। अब आता है रेफरेंस डेंसिटी। अब ये दूसरा क्यू आ गया। देखिए हमने के फैक्टर चेक कर लिया, हमने सील चेक कर ली, कैलिब्रेशन कर लिया, प्रॉपर उसको सिक्योर कर लिया सीलिंग के द्वारा। तो हमने क्यू एंड क्यू का एक ही हमने इंश्योर कर लिया कि क्वांटिटी हमने इंश्योर कर ली कि भाई हमने कैलिब्रेट कर लिया, सील कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब हम आते हैं क्वालिटी पे। फील्ड में क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए रेफरेंस डेंसिटी से बढ़िया कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो जो तेल आरओ पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है वो डेंसिटी से एकदम पता लग जाती है। क्योंकि डेंसिटी हमारी ट्रैकेबल है, हमने ट्रैक कर रहे हैं, हमारे टैंक में क्या माल है वो हमें पता है किस डेंसिटी का है, डिपो से क्या आ रहा है इनवॉइस के थ्रू हमें पता है। जब हम डिकेंट कर रहे हैं, डिकेंट करते समय हम उसको मैच कराते हैं डेंसिटी को, हमें पता है। जब डिकेंट करने के बाद टैंक के अंदर माल चला जाता है, तो नए प्रोडक्ट की डेंसिटी क्या बन गई है ये हम निकाल के रख लेते हैं अपने पास। और जब तक नया माल नहीं आता सेकंड दूसरी लॉरी से, तब तक हमें पता है कि किस डेंसिटी का माल हम डिस्पेंस कर रहे हैं।
तो एवरी स्टेप पे हम लोग डेंसिटी को ट्रैक करते हैं। इसी से डेंसिटी से हमारी बनती है रेफरेंस डेंसिटी। रेफरेंस डेंसिटी का मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आप किस डेंसिटी का माल कस्टमर को दे रहे हो, वो हमें पता होना चाहिए, वो कस्टमर को पता होना चाहिए। और कस्टमर इज फ्री टू चेक डेंसिटी एंड मेजर एट एनी टाइम, ये उसका अधिकार है। तो हम लोग रेफरेंस डेंसिटी क्या है आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। डीलर्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर फॉलोइंग एक्शंस। Ensure to record morning density in density register in ink and ball pen before 10 a.m. and update in automation for each product so that it is reflected in MPD. हम लोग सुबह 10 बजे तक, ये MDG की रिक्वायरमेंट है कि सुबह 10 बजे से पहले पहले हमें हर टैंक की, हर प्रोडक्ट की डेंसिटी नोट करके रखनी है। और जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है डिपो से, उसको भी हम लोग प्रॉपर डेंसिटी चेक करके डिकेंट करके, और डिकेंट करने के बाद 50 से 100 लीटर तक माल डिस्पेंस करके जो कंपोजिट प्रोडक्ट बनता है हमारे टैंक में, उसकी डेंसिटी भी हमें नोट करके हमें अपने रिकॉर्ड में रखनी है। फिर वो हमारी रेफरेंस डेंसिटी बन जाती है। तो पहला पॉइंट है एंश्योर टू रिकॉर्ड मॉर्निंग डेंसिटी इन डेंसिटी रजिस्टर। हमने क्यों लिखा है कि इंक एंड बॉल पेन? क्योंकि हमें कई जगह मिलता है वो पेंसिल से लिखी होती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पेंसिल से तो वो रफ हो गया, आप उसको प्रॉपरली पेन से लिखिए, रजिस्टर में लिखिए। आप उसको रफ में नोट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब फाइनल हो जाए, जब डीलर साहब देख लें कि हाँ जी ये फाइनल है, करेक्टली ली गई है, आप उसको पेन से रजिस्टर में भर दिया जाए। ये सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको कंप्लीट कर देना है। Ensure record the density. Second point, after unloading of tank lorry and selling 50 to 100 liter product from the tank, so that reference density of composite sample is recorded. ये second point हो गया। जब भी आपका डिपो से माल आए, आप उसको प्रॉपर डेंसिटी चेक करके आपने डिकेंट किया, मैच करा के। डिकेंट करने के बाद टैंक में चला गया, टैंक में चलने के बाद दोनों प्रोडक्ट मिल गए, एक नया प्रोडक्ट बन गया। उसकी डेंसिटी कुछ डिफरेंट हो सकती है, अगर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के प्रोडक्ट आए हैं। उसको डिस्पेंसर से 50-100 लीटर डिस्पेंस करने के बाद आप उसकी फिर डेंसिटी लो, क्योंकि तब वो मिला हुआ प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट जो आपका आया है, वो और जो टैंक में था वो मिल के प्रोडक्ट बन गया है, उसकी डेंसिटी आपकी रेफरेंस डेंसिटी बन जाएगी। वो आपको रजिस्टर में भी भरनी है। प्रोडक्ट टू बी ड्रॉन थ्रू नोजल। जब भी आप डेंसिटी चेक करोगे, प्रोडक्ट केवल आपको नोजल से ही ड्रॉ करना है। आप कहीं बाल्टी से, कहीं टैंक से, कहीं से नहीं ले सकते, आपको सीधे एमपीडी के नोजल से लेना है। और ग्लास जार यूज करना है, और कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर यूज करने हैं। आप ऐसी कोई बिना कैलिब्रेटेड वाले मत यूज कर लेना, उसमें डेंसिटी सही नहीं आएगी, टेम्परेचर सही नहीं आ सकता है। तो आपको डेंसिटी का जार ग्लास का यूज करना है। और उस वाले नोजल की जिसका आप डेंसिटी लेना चाहते हो, उस नोजल से पहले थोड़ा प्रोडक्ट निकाल के जार में डाल के उस जार को रिंस कर लीजिए, साफ कर लीजिए, धो लीजिए। अगर डीजल करना है तो डीजल पहले डाल के धो लीजिए, तब प्रॉपर डीजल निकालिए। अगर पेट्रोल करना है तो पेट्रोल से पहले धो लीजिए, तो उसके बाद फिर पेट्रोल निकालिए, और फिर डेंसिटी आप चेक करिए, और वो डेंसिटी को अपने रिकॉर्ड में डालिए। मेंटेनिंग डेंसिटी रजिस्टर अगली स्लाइड है। मेंटेनिंग डेंसिटी रजिस्टर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इन द डेंसिटी रजिस्टर एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन वुड बी ट्रीटेड एज नॉन अवेलेबिलिटी। ये तीन देखिए सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं। ये तीन हमने देखिए डिस्कस किए हैं। पहला, इंस्पेक्शन इज कैरीड आउट। सिनेरियो हो सकते हैं, अगर हम 10 बजे से पहले आ गए आरओ पे, तो आपका पिछले दिन का जो है, पिछले दिन की जो डेंसिटी है, वो हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि 10 बजे तक आपको टाइम दिया गया है कि आप मॉर्निंग में 10 बजे तक अपना रजिस्टर भर सकते हो। तो अगर हम 9 बजे पहुंच गए मान लिया, तो आपके पास, और आपने 9 बजे तक डेंसिटी नहीं ली है, कोई बात नहीं, ऐसे तो अगर ले लीजिए अच्छी बात है। अगर नहीं लिए तो हम पिछले दिन की जो डेंसिटी आपने भरी है, वो डेंसिटी से हम लोग ऑन दी स्पॉट हम अपनी डेंसिटी लेंगे, एमपीडी से प्रोडक्ट निकाल के। फिर आपकी जो यस्टरडे की डेंसिटी लिखी होगी, रेफरेंस डेंसिटी, उससे कंपेयर करेंगे। सेकेंड पॉइंट, इफ द इंस्पेक्शन इज कैरीड आउट आफ्टर 10 AM, 10 बजे के बाद, but before the receipt of any load, or on that date the density as recorded on the morning of the day। अगर हम 10 बजे के बाद जाते हैं और देखते हैं कि हम 10 बजे के बाद पहुंचे और कोई लोड भी नहीं आया हुआ है, मतलब कोई टैंक लॉरी फ्रेश लोड की नहीं आई है, तो आपने 10 बजे जो डेंसिटी लिखी है वो हमारे लिए रेफरेंस डेंसिटी हो जाएगी।
हम जब अपना एमपीडी से तेल निकाल के उसका डेंसिटी लेंगे और उस डेंसिटी को हम लोग जो आपकी सुबह की 10 बजे वाली डेंसिटी है उससे मैच कराएंगे। तीसरा पॉइंट, इफ इंस्पेक्शन इज कैरीड आउट, if the inspection is carried out after 10 a.m. but after receipt of any load, मान लिया हम लोग 1 बजे पहुंचे पेट्रोल पंप पे और 10 बजे की आपने डेंसिटी लिख ली है और 12 बजे आपने टैंकलोरी भी खाली कर ली है, तो टैंकलोरी खाली करने के बाद आपको कंपोजिट प्रोडक्ट जो टैंक में मिला हुआ माल रखा हुआ है, नई टैंक लोरी और पुराना टैंक वाला, उसका जो मिल के जो प्रोडक्ट बना है वो 50-100 लीटर आप डिस्पेंस कर दो। उसके बाद आप दोबारा डेंसिटी लो, वो डेंसिटी आप रजिस्टर पे डालोगे, वो रेफरेंस डेंसिटी हो जाएगी। तो जब हम 1 बजे 2 बजे पहुंचेंगे तो उस समय हम लोग उस वाली डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम जो नोजल से तेल निकालेंगे वो मिला हुआ तेल होगा, नई टैंक लोरी का और टैंक वाला पुराना। तो इसलिए आपको जो है ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें डेंसिटी, रेफरेंस डेंसिटी का क्या मतलब है। अगर कोई लोड नहीं आया तो सुबह 10 बजे से पहले पहले आप डेंसिटी लेके रख लो। अगर लोड आ गया तो आप लोड को चेक करके खाली करो और फिर खाली करने के बाद 50 से 100 लीटर बेचो और उसके बाद डेंसिटी लेके फिर रेफरेंस डेंसिटी बनाओ। वो उससे हम कंपेयर करेंगे, फिर आगे की डेंसिटी आपकी वो रेफरेंस डेंसिटी बन जाएगी। नेक्स्ट, डेंसिटी कैसे लेते हैं हमने छोटा सा दिखाया है, जिसमें ग्लास का जार होना चाहिए। प्लास्टिक जार मत यूज करिए, हम देखते हैं बहुत जगह प्लास्टिक जार यूज करते हैं, वो मत करिए। और कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर थर्मामीटर यूज करिए। कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर थर्मामीटर यूज करिए। कैलिब्रेशन के मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि आप चाहें डिपो से कैलिब्रेट करा लो या नेशनल लेबोरेटरी अप्रूव्ड किसी भी लैब से आप करा सकते हो, लेकिन वो अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट चल सकता है। और आप जो है प्रॉपरली बिल्कुल जो लेवल है प्रोडक्ट का उसी लेवल पे आंख से देख के आप डेंसिटी नोट करो इसकी और उसका टेम्परेचर नोट करो और उसको 15 डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये नेचुरल टेम्परेचर पे आता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आता है। उसको 15 डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 15 डिग्री कन्वर्ट करके तब कंपेयर कीजिए। अगला पॉइंट देखिए, हम लोग क्यू एन क्यू में क्वांटिटी पे हमने देख लिया, के फैक्टर चेक किया, सील चेक करी। क्वालिटी में हम लोग डेंसिटी भी चेक करते हैं। देखिए ये हमारे रिटेल आउटलेट इंस्पेक्शन फॉर्मेट का पॉइंट नंबर 25 है, जिसमें हम लोग हर टैंक की, हर प्रोडक्ट की डेंसिटी चेक करते हैं। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो गोले कर रखे हैं हमने लाल से। एक तो ऑब्जर्व डेंसिटी, ऑब्जर्व डेंसिटी जो हम लेते हैं ऑन द स्पॉट आरओ पे, रिटेल आउटलेट पे, और रेफरेंस डेंसिटी जो आपके रजिस्टर में लिखी होती है, ये हम लोग कंपेयर करते हैं। और इसका डिफरेंस जो है 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन 3 होना चाहिए। तो हम लोग क्वांटिटी भी चेक करते हैं आरओ पे उसमें इंस्पेक्शन पे, और क्वालिटी भी चेक करते हैं थ्रू डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपेयरिंग द डेंसिटी। अब आता है अगला सेल्स रजिस्टर। हमने के फैक्टर चेक कर लिया, हमने सील चेक कर ली, हमने डेंसिटी चेक कर ली, डेंसिटी का रजिस्टर चेक कर लिया। अब आता है सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर इज एन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द आरओ to be maintained for assessing overall health of the business and to keep track of loss and gain in the RO operation। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे बिक रहा है, कितना बिक रहा है, लॉस गेन प्रॉपर है कि नहीं है। तो एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी शिफ्ट में, एवरी डे आपको पूरा सेल्स रजिस्टर अच्छी तरह भरना है, जिसमें डिप भी होगी। टैंक वाइज डिप आपको रखनी है, टैंक वाइज। आप मिक्स मत कर दीजिए कि अगर 2 टैंक एचएसडी के हैं दोनों की मिला के कर दे, नहीं, अलग अलग करिए, क्योंकि हर टैंक का बिहेवियर अलग अलग होता है, हर टैंक का लॉस गेन अलग अलग होगा। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस टैंक में लॉस है, किस टैंक में गेन है। इसलिए हर टैंक का, हर प्रोडक्ट का बिल्कुल अलग अलग अपना रजिस्टर बना के रखिए, एक ही रजिस्टर में हर टैंक का अलग अलग बना के रखिए।
जिससे आपको पता लगेगा कि मेरा आरओ मेरे टैंक कैसे बिहेव कर रहा है। और ये भी रिकॉर्ड आपको 10 बजे तक कंप्लीट करके आपको रखना है डेंसिटी रजिस्टर के साथ ही। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग सेल्स रजिस्टर। Dealers are required to update sales register daily with all requisite entries: receipt, dip, stock, meter reading, testing quantity, water dip if applicable, etc. As it is one of the mandatory records of the RO which needs special attention. Second point, maintain tank-wise dip oblique stock record for each product. अगर आप लोग ऑटोमेटिक गेज से ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो आप, लेकिन आप उसको क्रॉस चेक करते रहिए ताकि आपको पता लगे कि आपका जो मैनुअल डिप है वो आपकी एटीजी से मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तभी आप लो, अगर मैच नहीं कर रही है तो उसको कैलिब्रेट करा लो पहले। इसलिए जरूरी है कि आप अगर आप एटीजी की डिप ले रहे हो तो उसको आप मैनुअल डिप से क्रॉस चेक करते रहिए कि वो प्रॉपर सही है कि नहीं है। Keep record of testing quantity in sales register. Testing quantity should be put back into the tank. Very important point. टेस्टिंग करते हो आप हर नोजल की, और करनी भी चाहिए आपको ताकि पता लगे कि नोजल आपकी सही काम कर रही है, डिलीवरी सही है कि नहीं, कस्टमर को पूरा माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एवरी शिफ्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि एवरी शिफ्ट में आप नोजल चेक करें 5 लीटर का आपका जो कैलिब्रेटेड मेजर है उसके थ्रू, और उस क्वांटिटी को फिर से टैंक में डाल दीजिए। क्योंकि जब स्टॉक चेक हम करते हैं तो टेस्टिंग क्वांटिटी को हम मीटर सेल से माइनस कर देते हैं, वो हम सेल नहीं दिखाते। मीटर से निकला जरूर है लेकिन उसको माइनस कर देते हैं क्योंकि वो टैंक में आपको वापस डालना है। सेल्स रजिस्टर शुड बी केप्ट रेडी along with डेंसिटी रजिस्टर एवरी डे बाई 10 AM। तो ये रिकॉर्ड आपको बहुत जरूरी बना के रखना है, डेंसिटी रजिस्टर भी और सेल्स रजिस्टर भी। अब आता है 5 लीटर मेजर। ये भी क्वांटिटी का एक एश्योरेंस का पॉइंट है, जो 7 फेरों में ये भी एक फेरा है, इसमें आपको ये वचन निभाना है। 5 लीटर मेजर, every dealership is required to possess 5 liter measure duly verified by weights and measure department with valid weights and measure calibration certificate. It should not have any dent etc. to maintain its accuracy. कोई डेंट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि डेंट हो गया तो वॉल्यूम खत्म हो जाता है, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाएगा। It should not have any dent etc. to maintain its accuracy and should be handled with utmost care. इसको अपनी नजरों से दूर मत रखिए बिल्कुल। एक भी डेंट अगर पड़ गया तो 10 ml 20 ml 30 ml की वॉल्यूम तो ऐसी चेंज हो जाती है। इसलिए हम लोग भी इसको बहुत ध्यान से रखते हैं, अपनी नजर से दूर रखते ही नहीं है। आपने देखा होगा आरओ पे भी जब भी हम जाते हैं कि इसको बिल्कुल अपने हाथ में रखे रहते हैं, इसको हम छोड़ते नहीं है कहीं भी। डीलर्स टू इनवाइट कस्टमर्स टू डू नीडफुल डू नोजल एक्यूरेसी चेक। मुझे याद है कुछ डीलर, अगर पुराने डीलर्स हैं, जब 2000-2001 में हमारा पीएफएस लॉन्च हुआ था, प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव, तो हम लोग एक मुहिम चलाते थे जिसमें हर शिफ्ट में हम लोग 10-10 20-20 कस्टमर्स को इनवाइट करते थे और उनसे कहते थे सर आइए, ये हमारा 5 लीटर मेजर हम ग्लास जार में, एक प्लास्टिक जार में रखते, एक ग्लास के एनक्लोजर में या प्लास्टिक के एनक्लोजर में रखते थे हम उसको बिल्कुल कस्टमर के सामने 5 लीटर मेजर को पीतल के, और उनसे कहते, और एक रजिस्टर साथ में रखा रहता था। हम कहते थे साहब आइए, आप ये 5 लीटर मेजर है जो कि वेट मेजर से कैलिब्रेटेड है, आप हर नोजल से नोजल चेक करके प्लीज इसमें हमें सर्टिफाई करिए कि आपने नोजल चेक किया और ये नोजल सही निकला, क्वांटिटी 5 लीटर में 5 लीटर जा रही है। तो ये मैं आपको न्योता देता हूं कि आप भी इसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये कस्टमर का विश्वास जीतने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। आप वेट मेजर से कैलिब्रेटेड 5 लीटर मेजर अपने फूड कोर्ट में रखिए, एक छोटा सा रजिस्टर वहां पे रखिए, और ग्राहक का नाम, ग्राहक का टेलीफोन नंबर, और वो लिखे कि हाँ जी मैंने 5 लीटर मेजर चेक किया, सही पाया। कस्टमर्स देखेंगे और कस्टमर्स के सामने ये टेस्ट होगा तो उनका विश्वास भी बढ़ता है। ये कई लोग हैं हमारे डीलर्स हैं जो अभी भी इस प्रैक्टिस को पूरा कर रहे हैं। मैं अभी इधर गया था, कहाँ पे, कन्नौज, कन्नौज में गया था। कन्नौज में एक डीलर है, छोटी सी साइट है, एमएस का बहुतायत है उनका। उन्होंने ये पीएफएस के टाइम से ही बना रखा है। वो नोजल चेक कराते हैं और 5 लीटर का मेजर और कस्टमर के सामने फोर कोड पे ही करते हैं, और फोर कोड वो हमें विश्वास बहुत है उनका। और जितने भी टू व्हीलर वाले हैं, क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी लेते हैं तो वो विश्वास भी बहुत रखना जानते हैं कि भाई
हमें अगर सही मिलेगा तभी यहाँ से लेंगे, क्योंकि वो 5 लीटर मेजर कस्टमर के सामने चेक कराते हैं, कई कस्टमर से कराते हैं, तो वहाँ कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। तो ये बहुत अच्छा मेजर है जो मैं अभी देखा, पिछले साल ही मैं गया था, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि प्योर फॉर श्योर की प्रैक्टिस अभी भी उन्होंने शुरू रखी हुई है। ऐसे बहुत डीलर्स हैं जो कर सकते हैं और करते भी हैं कुछ डीलर्स। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसको शुरू करो, 5 लीटर मेजर रखो, वहां पे रिक्वेस्ट करो, कस्टमर्स के हिसाब चेक करो, और अब रजिस्टर में एंट्री कर दो, मैंने चेक किया सही पाया। Daily delivery checks. As per BPCL QNB standards, delivery of product should be accurate. In case of deviation, BPCL recommends to rectify the delivery. क्योंकि कस्टमर को क्वांटिटी देना, हमारा सही क्वांटिटी देना हमारा धर्म है। Dealers are requested to take following actions. Check delivery of all nozzles with 5 liter measure. Put back test quantity into the tank. In case of deviation, difference in delivery, stop sales of the particular nozzle and inform the BPCL officer for recalibration. तो ये हमारा डिलीवरी चेक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उसका विश्वास एकदम जीत लेगा। ये देखिए मेजर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला डेंटेड है, ये बेकार है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। राइट हैंड वाला बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बढ़िया है, नया है, तो इसको हम यूज करना, और ये कैलिब्रेटेड भी। स्टॉक चेक इन आरओ, अगला पॉइंट आता है स्टॉक चेक। ये आपके फायदे के लिए, आप देखिए कि भाई लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। स्टॉक चेक इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द आरओ। ये जब भी एसओ जाते हैं आपके इंस्पेक्शन करते हैं, वो स्टॉक चेक करते हैं, उनके साथ बैठिए। आप, मैं डीलर्स को इनवाइट करता हूँ कि आप उनके साथ बैठिए और देखिए स्टॉक चेक कैसे कर रहे हैं। स्टॉक वेरिएशन शुड बी विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। In case of positive stock variation, sales through MPD master meter is more than sales through tank dip for a given period. Beyond permissible limit, then sample is to be drawn from all tanks, all products for lab testing. Sale and supply to be stopped immediately. In negative variation, sales through MPD meter is less than the sales through tank dip for given period. Samples to be drawn from all tanks, all products, but sale will not stop. तो ये एक स्लाइड है जिसमें कि ये आपको इनवाइट किया गया है कि आप अपने पंप का स्टॉक चेक रेगुलरली पीरियोडिकली करते रहें, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई सेल्स में लॉस तो नहीं हो रहा है मेरे आरओ हैंडलिंग में, आरओ ऑपरेशन में, इसलिए स्टॉक चेक किया जाता है। मैं इनवाइट करता हूँ आपको कि आप एसओ के साथ बैठ के जो भी स्टॉक चेक होता है उसको करें। स्टॉक चेक की स्पिरिट क्या है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। स्पिरिट ये है कि आरओ में से आप सेल कर रहे हो और मीटर के थ्रू आप पैसा ले रहे हो, तो हम लोग किसी गिवन पीरियड के लिए, मान लिया 2 महीने 3 महीने का टाइम पीरियड लेते हैं, और उसमें हम देखते हैं उस 2 महीने में आपका मीटर के थ्रू कितना माल बिका। मीटर की ओपनिंग रीडिंग, मीटर की क्लोजिंग रीडिंग, ये माइनस कर देते हैं तो मीटर के थ्रू सेल निकल आती है। इसमें से हम लोग जितनी टेस्टिंग क्वांटिटी होती है, क्योंकि टेस्टिंग क्वांटिटी आप मीटर से निकालते हो लेकिन टैंक में वापस कर देते हो, आइडियली करनी चाहिए, करते हो कि नहीं पता नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग क्वांटिटी उसमें से मीटर रीडिंग में से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी रिजल्ट नेट सेल आ जाती है। फिर हम लोग लेते हैं टैंक का ओपनिंग डिप, जो 2 महीने का पीरियड हम स्टॉक चेक कर रहे हैं, उसका 2 महीने पुराना जो टैंक स्टॉक है वो लेते हैं, आज का टैंक स्टॉक लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और उसमें हम जितनी रिसीट होती हैं वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारे ये टैंक का सेल आ जाती है कि भाई डिप के हिसाब से हमारा इतना तेल बिका इस 2 महीने में, और एक मीटर के हिसाब से हमारा इतना तेल बिका इस 2 महीने में। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि मीटर से कितना बिका और टैंक की डिप से कितना बिका। अगर इसमें मीटर से ज्यादा जा रहा है और टैंक से कम जा रहा है, तो ये आपका ये पॉजिटिव स्टॉक वेरिएशन हो जाता है। इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि आप मीटर के थ्रू पैसा ले रहे हो, टैंक के थ्रू कम गया, मीटर के थ्रू आपने पैसा ज्यादा लिया, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। कस्टमर को जो है ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, टैंक से आपकी कम माल जा रहा है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, सेल बंद करनी पड़ती है, तब इन्वेस्टिगेशन होता है और सैंपल लिए जाते हैं। दूसरा सिनेरियो है, मीटर से कम गया लेकिन टैंक से डिप से आपने देखा कि ज्यादा चला गया, मीटर से सेल हुई 100 लीटर और लेकिन टैंक का डिप का डिफरेंस आ गया 150 लीटर, ये गलत सिनेरियो हो जाएगा। ये नेगेटिव स्टॉक वेरिएशन बोलते हैं। इसमें आपको सेल मीटर से कम दिखाई दे रही है लेकिन टैंक से ज्यादा जा रहा है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सेल नहीं रुकती लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमें करना पड़ता है कि साहब कहीं पाइपलाइन लीक तो नहीं है, तेल कुछ तो निकल रहा है मीटर से लेकिन कुछ जमीन में भी चला जा रहा है। तो टैंक से निकल गया 150 लीटर लेकिन मीटर से गया 120 लीटर, पैसे मुझे 120 के ही मिले लेकिन टैंक से निकल गया 150 लीटर। तो ये हमें जो है स्टॉक चेक आपको रेगुलरली, मुझे श्योर है कि आप करते भी होंगे, आपके मैनेजर्स करते होंगे, आपके सीए करते होंगे,
लेकिन ये एसओ के साथ बैठ के इसको पूरा एक प्रॉपर्ली समझ लो आप, छोटा सा फॉर्मेट होता है। और आपको स्टॉक चेक ये रेगुलरली करना चाहिए आपके मैनेजर को, ताकि आपको पता लगे कि हाँ आपके जो लॉसेस हो विद इन लिमिट है, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है कंपनी की वो है विद इन लिमिट है। एमएस में अराउंड 0.75 होता है, 0.6 होता है डिपेंडिंग ऑन द सेल। और एचएसडी में 0.25 और 0.2 होता है डिपेंडिंग ऑन द सेल। सेल के वैल्यूज हैं, अगर 600 स्केल पर ईयर से ऊपर है तो आपको ये 0.6 हो जाता है एमएस में। अगर विद इन 600 स्केल पर मंथ पर ईयर है आपका एमएस तो 0.75 है। और एचएसडी में ही अगर 600 से ऊपर है तो 0.25 है, 600 से नीचे है तो 0.2 है। ये आपका डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन नोजल सेल, मीटर सेल जो आती है और जो टैंक के थ्रू जाती है, इन दोनों का जो कंपेयर करेंगे आप, ये इस परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आपको इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। ये आपको स्टॉक चेक की स्पिरिट हो गई। देखिए ये पॉइंट हमारे हमारे जो चेकलिस्ट है उसमें पॉइंट नंबर 40, 41, 42 यही बताता है स्टॉक चेक किया कि नहीं किया, विद इन लिमिट है, लॉस गेन नहीं है, और सैंपल ड्रॉ किए कि नहीं किए। तो ये हमारा ये पॉइंट है। नाउ आता है, हमने ये ऑपरेशनल पॉइंट हमने देख लिया जो हम करके देखते हैं। के फैक्टर हो गया, सीलिंग हो गया, पाई लीटर मेजर हो गया, और स्टॉक चेक हो गया। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या रिकॉर्ड हैं। ये गवर्नेंस का इशू आ गया, देखिए और क्या क्या रिकॉर्ड हैं जो कि हमें आरओ पे देखने हैं, रिटेल आउटलेट पे क्या क्या रिकॉर्ड होने चाहिए। ये क्या क्या रिकॉर्ड देखिए, मैंने ये 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है, ये बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, पहला पॉइंट है डेली सेल्स रजिस्टर ऑफ ओएमसी, मतलब जो स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं, सेल्स रजिस्टर बोलते हैं वो आपका। और डेंसिटी रजिस्टर फॉर करंट एंड प्रीवियस ईयर, ये रिकॉर्ड आपके 2 साल के होने चाहिए। 2 साल के सेल्स रजिस्टर हर महीने का टोटल साल का, और डेंसिटी रजिस्टर ये 2 साल के आपके पास होने चाहिए रखे हुए। सेकंड पॉइंट, पंप का मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जो आपका जो मशीन का इंजीनियर आता है और आपको जो मेंटेनेंस करता है उसका एक रिपोर्ट बनाता है। आपको ध्यान होगा नीली पीली लाल कलर की एक पतला सा पेपर शीट दे जाता है जिसमें पूरा रिपोर्ट बना के देता है। वो आप पूरा रिपोर्ट बहुत ध्यान से रखिए, वो भी 2 साल का होना चाहिए। रिटेल आउटलेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो आपके एसओ साहब करते हैं, एसओ साहब रिपोर्ट बना के देते हैं। आजकल कई जगह में रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो आप इंश्योर करें कि जब भी आपको वो व्हाट्सएप पे देते हैं आप उसका प्रिंट आउट लेके आपको एसओ की इंस्पेक्शन की फाइल अलग बना लीजिए। आप एक फाइल आप बना लीजिए इनवॉइस की फाइल, एक फाइल बना लीजिए आप मेंटेनेंस रिकॉर्ड फाइल, एक फाइल बना लीजिए स्टॉक रजिस्टर तो है ही आपका, डेंसिटी रजिस्टर है आपका। जितने भी आपके 8 पॉइंट हैं ये सारे आपकी फाइलें होनी चाहिए। तो पहला हो गया सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। दूसरा डेंसिटी रजिस्टर 2 साल का। पंप मेंटेनेंस रिकॉर्ड ये आपके 2 साल के। फिर रिटेल आउटलेट का इंस्पेक्शन रिकॉर्ड सेल्स ऑफिसर का 5 साल का होना चाहिए। ये पिछले 5 साल के आप इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड आप सारे बना के रखिए आप अपने फाइल में। डिपॉजिट जो इनवॉइस आती है वो 2 साल की रखिए आप। ये सारे मैंडेटरी रिकॉर्ड हैं जो आपके आरोप पे होने चाहिए। हम चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं। सेलिंग लाइसेंस, एक्सक्लूसिव लाइसेंस एंड अदर सच लाइसेंस विच आर नीडेड फॉर कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द आरओ। हर स्टेट के कुछ कुछ लाइसेंस होते हैं, तो वो आप बना के रखिए, अपने फाइल में रखिए। किसके साथ? सेलिंग लाइसेंस के साथ, एक्सक्लूसिव लाइसेंस के साथ, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी अगर होते हैं तो वो आपके लाइसेंस बना के एक फाइल में वो लाइसेंस फाइल बना के रख लीजिए। अगर कोई ओएमसी कहता है कोई और रिकॉर्ड भी इसके, मतलब कंपनी बीपीसीएल कंपनी कहती है कि भाई और रिकॉर्ड भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि टेरिटरी ने कहा कि भाई आप जो पीएफएस का सेल्फ सर्टिफिकेशन करते हो उसका भी आप पेपर जो एक फाइल बना के रखिए। तो वो रिकॉर्ड भी आपको एक फाइल में बना के रखना है। जब भी आप पीएफएस सर्टिफिकेशन अपना करते हो उसकी जो भी मार्किंग आप करते हो उसका रिकॉर्ड भी आपको एक फाइल में बना के रखना है। तो एक ये रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसी हर चीज की जो जो मैंडेटरी रिकॉर्ड है उसकी एक फाइल आप बनाओ, उसमें प्रॉपरली एक उसका हेडिंग बनाओ, ऊपर लिखो हाथ से कि ये पेट्रोल पंप है, इस जगह पर है, और ये फाइल का नाम ये है। 5 लीटर मेजर का कोनिकल ब्रास मेजर ड्यूली कैलिब्रेटेड बाई वेट्स एंड मेजर। 5 लीटर मेजर का वो भी वेट्स एंड मेजर आपको कैलिब्रेट करके देता है, 2-2 साल का, 1-1 साल का। तो वो भी आप एक फाइल में बना के रखिए।
पंपों के आपके कैलिब्रेशन के जो रिकॉर्ड हैं, वेटसन मेयर के सर्टिफिकेट है, वो अभी एक फाइल में रखिए आप। हाइड्रोमीटर थर्मामीटर विद वैलिड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाई कंसर्न सप्लाई लोकेशन और NABL लैब। तो ये हाइड्रोमीटर थर्मामीटर जो आप यूज कर रहे हैं उसका भी कैलिब्रेशन जो वेरिफिकेशन होता है, हर साल में होता है या हर 2 साल में होता है, उसका वही रिकॉर्ड आप एक फाइल में बना के रखिए। तो ये सारे जो 8 रिकॉर्ड हैं, आप इनको प्रॉपर एक एक फाइल बना के, और 2-2 साल के, जो 2 साल के, जो 5 साल के हैं, उसी हिसाब से आप अपने रिकॉर्ड में रखिए। ये हम देखते हैं हम इंस्पेक्शन में, और आपको भी हेल्प करता है। आपको कभी ट्रैक करना है कि इस साल क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ था, तो आप ये सब इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, DSM यूनिफॉर्म हमें नहीं मिलती है भाई। ये बहुत बड़ी शिकायत है कि आपको कितनी बार हमने बता दिया भाई। DSM देखिए कितना प्राइड फील होता है यूनिफॉर्म पहन के। सेना में आपने देखा ही है, सेना का जवान यूनिफॉर्म के लिए मर मिटता है, और आपके DSM आपके जवान ही है, आपकी सेना जो है वो आपकी जवान है। तो ये है आपकी यूनिफॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्लू एंड येलो शर्ट है, और काली पैंट है, जूते हैं, बेल्ट है, टोपी है, और नेम बैज है, नाम का जो है बैज भी है। ये भी आपको DSM को ऐसे सुसज्जित करके रखना है। इसी में देखिए आपका जो है बिल्कुल उनको भी प्राइड आएगा कि साहब हम देखो BPC कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये यूनिफॉर्म आप जरूर बना के रखिए। एक ये पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह मिलता है, जिसमें एल्यूमिनियम की बकेट में बॉन्डिंग वायर नहीं होता है। टेंगलोरी को आप डिकेंट करते हो तब तो बॉन्डिंग लगाते हो, लेकिन जब आप सैंपलिंग का प्रोडक्ट, खासकर पेट्रोल, जब आप टैंक में वापस करते हो, तो आप जो है बॉन्डिंग वायर यूज नहीं करते हो। कई बार तो मैंने देखा है जो फनल है वो भी प्लास्टिक की होती है, वो नहीं होनी चाहिए। वो भी मेटल की फनल हो, एल्यूमिनियम की बकेट हो, और उसमें बॉन्डिंग वायर लगा हो, तो जब आप पेट्रोल खासकर जब ऐसे गिराते हो टैंक के अंदर, सैंपलिंग वाला या टेस्टिंग वाला, तो आप जो है बॉन्डिंग वायर को फनल से, जो कि टैंक से जुड़ी हुई है, फनल टैंक के अंदर लगी हुई है, आपने रखी है टैंक के मैन होल पे, उसको आप फनल को बाल्टी के बॉन्डिंग वायर से टच कर दो, ताकि पोटेंशियल एक हो जाए, और उसमें फ्रिक्शन से, अगर तेल के ऊपर से नीचे गिरने में अगर कोई घर्षण विद्युत पैदा होती है, तो उसका कोई खामियाजा ना हो, कोई घाटा ना हो, नहीं तो यहाँ पे आग लगने की संभावना हो सकती है। ये सेफ्टी का इश्यू है जो आपको ध्यान रखना है। इसलिए हर बाल्टी, 2 बाल्टियां होती हैं, 2 बाल्टी में, दोनों बाल्टी में आप ऐसी एक बॉन्डिंग वायर कॉपर की लगवा लो, एक साइड उसका बाल्टी में रिवेट कर लो, और दूसरे साइड में आप उसकी एक क्लिप लगा लो, जो कि बाल्टी में या फनल में लगाई जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई जगह मिलता नहीं है, मोस्टली मिलता ही नहीं है। ये है सेल्स ऑफिसर का नाम और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। ये भी हर सेल्स रूम में लगा होना चाहिए। अपने एसओ से कह के, एसओ डिपो इशू करता है ये स्टिकर होता है, ये स्टिकर आप लगवा लो। ये भी हमें कई जगह नहीं मिलता है, या मिलता है तो उसमें पुराने ऑफिसर का नाम लिखा होता है, जो ऑफिसर 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुका है, उनके नाम होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि एसओ का कॉन्टैक्ट नंबर, एसओ का नाम करंट का होना चाहिए, और वो स्टिकर प्रॉपरली लगा होना चाहिए सेल्स रूम में। स्टॉक बोर्ड नहीं मिलता है हमें। स्टॉक बोर्ड में 3 चीजें होनी चाहिए जरूरी। एक, ओपनिंग स्टॉक हो हर प्रोडक्ट का, देखिए बाएं साइड में प्रोडक्ट नाम लिखा हुआ है, पेट्रोल है, स्पीड है, डीजल है, और जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिखो। ओपनिंग स्टॉक लिखो, रेट लिखो, आज का रेट क्या है, और डेंसिटी लिखो। डेंसिटी जो मॉर्निंग, वही रेफरेंस डेंसिटी जो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने रजिस्टर में भरी है सुबह 10 बजे से पहले पहले, या जो टैंक लॉरी खाली करने के बाद जब प्रोडक्ट में माल टैंक में चला गया, आपने 50 लीटर बेच दिया, उसके बाद जो डेंसिटी आपने निकाली, वो डेंसिटी यहाँ पे अपडेट कर दो। तो ये स्टॉक, रेट एंड डेंसिटी, ये आपकी एक बोर्ड में होनी चाहिए, जो कि कस्टमर की नॉलेज के लिए सेल्स रूम के पास बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा बोर्ड बना के रखिए। मैं देखता हूँ कुछ में तो है, लेकिन कई लोग बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े छोटे टूटे से बोर्ड में कुछ कुछ लिख देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। प्रॉपर एक व्हाइट बोर्ड लो, उसमें ऐसा पेंट करा के, और उसमें एवरी डे मॉर्निंग अपने मैनेजर साहब को बोलोगे, आप भाई इसमें सुबह 10 बजे से पहले जैसी डेंसिटी लिया आपने, स्टॉक रजिस्टर पूरा किया, रेफरेंस डेंसिटी रजिस्टर पूरा किया, उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टॉक, रेट और डेंसिटी यहाँ भी भर दी जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कंप्लेंट बुक नहीं मिलती है हमें। कंप्लेंट बुक मिलती भी है तो पता नहीं कहाँ से कूड़े से निकाल के ले आते हैं तो जो नहीं होना चाहिए, आप कंप्लेंट बुक कस्टमर के लिए पूरी ओपन रखो अपने टेबल पे,
और कंप्लेंट बुक का हर पेज नंबर्ड होना चाहिए, देख लीजिए, नंबर नहीं है तो उसको नंबर कर लीजिए, ताकि उसमें ये ना हो कि कंप्लेंट लिखी तो किसी ने पेज फाड़ दिया हो। और हर इंस्पेक्शन पे एसओ को इंस्ट्रक्शंस हैं, सेल्स ऑफिसर हर इंस्पेक्शन पे वो साइन करेगा। देखिए हर इंस्पेक्शन पे नील पेंडिंग कंप्लेंट और साइन कर रखे हैं, देखिए ये एक सैंपल के तौर पे मैंने दिखाया है, जिसमें वो लाल गोले के अंदर पेज का नंबर भी है और एसओ के साइन है, जब जब वो एसओ ने विजिट किया है। इसी के साथ में एक पॉइंट और है जो हमने यहाँ फोटो नहीं दिखाई है, आपके पास मेडिकल बॉक्स भी होना चाहिए। उसमें दवाइयों का डिब्बा, उसमें डिटॉल हो जाए, बर्नॉल हो जाए, बैंडेज हो जाए, और इस टाइप की चीजें जो कि छोटी मोटी हैं, जो कि मान लिया किसी का कुछ कट गया या कुछ बर्न हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए इमीडिएट में फर्स्ट एड बॉक्स उसको हम बोलते हैं, तो वो एक अच्छा हर मेडिकल शॉप में मिल जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स से प्रॉपर बना के उसको रख लो और उसको चेक करते रहो कि दवाइयाँ इसमें एक्सपायर तो नहीं हो रही हैं। तो ये टिंचर हो गया, ये सब चीजें, डिटॉल हो गया, ये सब चीजें आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में बना के रखिए। तो ये तीन चार चीजें जो है, यूनिफॉर्म हो गया, कंप्लेंट बुक हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, और स्टॉक बोर्ड हो गया, और एसओ का नाम का स्टिकर हो गया। ये तीन चार चीजें जो है जो हम लोग देखते हैं, और जो कि कस्टमर के कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, कस्टमर की नीड भी है और उसको जानना जरूरी है कि साहब एसओ कौन है, अगर मुझे कोई बात करनी है तो एसओ का नंबर कहाँ लिखा है, एसओ का नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो वो देखते हैं। और अगर मैं डेंसिटी प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो किस डेंसिटी का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं क्या चेक कर सकता हूँ डेंसिटी, तो रेफरेंस डेंसिटी क्या है, रेट क्या है, स्टॉक कितना है, प्रॉपर स्टॉक है कि नहीं है, कल ऐसा नहीं मैं शाम तक लौट के आऊँ यहाँ स्टॉक खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये कस्टमर के एडुकेशन के लिए, कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, और सोच समझ के, तो ये सबको रखना बहुत जरूरी है। आता है सेफ्टी एंड कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। हमने देखिए क्यू एन क्यू चेक कर लिया, रिकॉर्ड चेक कर लिए, ऑपरेशन चेक कर लिया, यूनिफॉर्म चेक कर लिया, ये सारी चीजें चेक कर, अब आती है सेफ्टी एंड CSS, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी क्या क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट्स है। हाउस कीपिंग अच्छी होनी चाहिए, ये भी हमारे इंस्पेक्शन का पॉइंट है। हाउस कीपिंग बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सेल्स रूम में, ऑटोमेशन रूम में, और बिजली के पैनल रूम में, सेल्स रूम के पीछे डीजी रूम में, और एयर के पास, और पूरी चारों तरफ जो है बहुत ही कुछ आरोज में गंदगी रहती है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए। गुड हाउसकीपिंग, ये उसको कहते हैं कि अ, हर आरओ का लुक जो है इनवाइटिंग लुक होना चाहिए, ऐसा लगे कि वो आपको निमंत्रण दे रहा है कि आओ जी आप हमारे पास आओ और हमसे तेल लो, तो वो अच्छा साफ सुथरा रखिए। बॉन्डिंग अरेंजमेंट एट द टाइम ऑफ टैंक लॉरी अनलोडिंग, जो मैं आपसे कह रहा था, टैंक लॉरी में प्रॉपर होज यूज करिए डिकेंटेशन का, और प्रॉपर बॉन्डिंग यूज करिए, ताकि ऊंची टैंक लॉरी से जब आप टैंक के नीचे टैंक में माल डाल रहे हो, तो उसके ऊपर से नीचे तेल बहने की वजह से उसमें कोई घर्षण विद्युत से कुछ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम बॉन्डिंग तार लगाते हैं टैंक लॉरी में और टैंक के अंदर। यूज ऑफ एल्युमिनियम बकेट, मेटल फनल, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये फोटो भी दिखाई थी। एल्युमिनियम बकेट में और फनल, मेटेलिक फनल होनी चाहिए, और बकेट में आपका बॉन्डिंग वायर रिबेट कर लो। बाउंड्री वॉल टू बी अवेलेबल 1.2 मीटर हाई फ्रॉम दी फोरकोट लेवल। कई जगह आरओ पे देखते हैं बाउंड्री वॉल ही नहीं है, या तोड़ी हुई है, या कुछ रास्ता बना रखा है बीच में से, वो सब अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ये अलाउड नहीं करता है। आप प्रॉपर हाइट की बाउंड्री वॉल बनाओ और उसको तीन साइड से पूरा आरओ को सिक्योर करो, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक टैंक वेंट, वेंट जो है वो प्रॉपर ओपन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, जाली में गर्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होता है तो टैंक के पिचकने के चांसेस होते हैं। अगर आपका इवैक्यूएशन बहुत फास्ट हो जाता है तो कई बार ये है टैंक में प्रेशर एकदम निकलता है, तो वैक्यूम बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टैंक में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वेंट साफ करके रखिए। इलेक्ट्रिकल एंड एमसीसी पैनल, जो इलेक्ट्रिकल रूम है, वहां पे भी मैंने देखा है कि उसका यूज कई तरीके से करते हैं। कई बेचारे डीएसएन डीएसडब्ल्यू वहां बैठे रहते हैं, उनका सामान रखा रहता है, लुब्रिकेंट के पैक रखे रहते हैं, वो सब मत करिए। ये सेफ्टी का इशू है। जो इलेक्ट्रिकल रूम है उसमें केवल पैनल हो, उसके सामने एक मैट हो, इंसुलेशन मैट हो, मतलब रबड़ बिछी हो, और उस वाले इलेक्ट्रिकल रूम में दीवार पे शॉक ट्रीटमेंट चार्ट होना चाहिए, बस ये केवल
पैनल हो, पैनल में कोई लूज वायरिंग ना हो, पैनल के सामने आपका इंसुलेशन मैट लगी हो, और दीवार पे एक शॉक ट्रीटमेंट चार्ट हो कि अगर झटका लगता है तो उसको कैसे डील करें, उसकी एक नॉलेज होती है, वो शॉक ट्रीटमेंट चार्ट लगा होना चाहिए बस। और वहां पे कुछ न रखें, एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, फायर फायर एक्सटिंग्विशर का सैंड बकेट का ही आ गया, देखिए 4.5 kg सीओटी फायर एक्सटिंग्विशर एट इलेक्ट्रिकल रूम, और दो 9 kg के डीसीपी ड्राई कार्बन पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ऑन ईच पेडेस्टल। तो पेडेस्टल में भी, सेल्स रूम में भी, और इलेक्ट्रिकल रूम में भी ये आपको फायर एक्सटिंग्विशर सफिशिएंट नंबर में, सफिशिएंट टाइप के, करेक्ट टाइप के ये आपको रखने हैं। एक सीओटी, एक डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर इन सेल्स रूम, देखिए ये तीनों जगह का बता दिया हमने। इलेक्ट्रिकल रूम में भी सीओटी होना चाहिए 5.5 का, और 9 kg के दो डीसीपी हर पेडेस्टल पे होने चाहिए, और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक ड्राई कार्बन पाउडर सेल्स रूम में होना चाहिए। 4 सैंड बकेट विद शेड ऑन ईच आरओ, मिनिमम 4 सैंड बकेट जरूर होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती हैं लेकिन 4 मिनिमम जरूर सैंड बकेट होनी चाहिए, और उसके ऊपर शेड होना चाहिए ताकि बारिश हो तो सैंड जो है गीला ना हो जाए। छोटी मोटी फायर जो लगती है वो सैंड से ही बुझ सकती है। और एफएलपी फिटिंग अगर एमपीडी के अंदर है तो एफएलपी फिटिंग प्रॉपरली बंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खोल के उसका ढक्कन छोड़ दिया। तो ये चीजें हम सेफ्टी के लिए रखते हैं, आरओ पे ध्यान रखिए। अब कुछ एक फोटोज हमारे पास है, हम आपको शेयर करेंगे। अच्छा, इसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी, फॉलोइंग टॉयलेट फैसिलिटी फैसिलिटी फॉर टॉयलेट टू बी मेंटेन, क्या है 5 चीजें देखिए। टॉयलेट टू बी क्लीन रेगुलरली, जाहिर सी बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड रनिंग वाटर होना चाहिए। लैच ऑन दी टॉयलेट, टॉयलेट में कुंडी होनी चाहिए। टॉयलेट डोर शुड नॉट बी लॉक्ड एट एनी टाइम, बंद मत रखिए। और फ्लश वर्किंग होना चाहिए। ये 5 मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि अगर टॉयलेट फैसिलिटी वहां पे एक तो होनी चाहिए, और है तो ये चीजें वहां पे होनी चाहिए। क्लीन लुक ऑफ द आरओ, जो हम बात कर रहे थे हाउस कीपिंग की, देखिए हमने कुछ एक अच्छे आरओ हैं उनकी फोटो आपसे शेयर कर रहे हैं। कितना साफ देखिए, फोर कोर्ट है, और अपना जो बाउंड्री वॉल है उसकी हाइट भी है, देख लीजिए प्रॉपर हाइट है। और बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे कैसे ग्रीनरी पौधे लगे हुए हैं, ये सब जो है एक आइडियल सिचुएशन है जो आपके साथ शेयर हम कर रहे हैं। देखिए फोर कोर्ट में, डी एरिया में फोर कोर्ट बिल्कुल साफ है, डी एरिया में बिल्कुल हरी घास है जो गोल्फ कोर्ट की तरह लगती है। तो इस टाइप का ये आइडियल सिचुएशन है जो कि आपको बना के रखने हैं। ये अनसेफ प्रैक्टिस है थोड़ी आरोप, हम फोटो के दिखा रहे हैं कितना क्लटरिंग है, देखिए ये सेल्स रूम में क्लटरिंग है, सेल्स रूम के पास क्लटरिंग है, लूप के जो पैक्स रखे हुए हैं बहुत गंदी जगह रखे हुए हैं, ये सब आपका किया है भाई, आपका ये ऑफिस है, आपको साफ करके रखना है। टैंक फार्म एरिया में देखिए कितनी घास फूस है, और प्रॉपरली पेंटिंग नहीं है, प्रॉपरली बाउंड्री वॉल ठीक से नहीं है, ग्रीन वेजिटेशन है, देखिए टैंक फार्म एरिया सही नहीं है। ये चीजें, दीज आर ऑल अनसेफ प्रैक्टिसेस एट दी आरओ। तो ये सब आपको जब इन्वॉल्व होना है आरओ के साथ, और आरओ पे जब आप घूमोगे तो आपको सब चीजें देख के इसको साफ सफाई करानी है। अनऑथराइज पार्किंग ऐसे लगी रहती है बहुत सारे पंप, ठीक है कस्टमर से हमसे तेल लेते होंगे, लेकिन इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर आप रखोगे ऐसी गाड़ियां, तो ये हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको बड़ी इरिटेट करती है, उनके लिए जगह नहीं बचती फिर। ये देखिए बाउंड्री वॉल ही नहीं है इन आरओ पे। तो ये बाउंड्री वॉल जैसे मैंने पहले बताया, बाउंड्री वॉल प्रॉपर 3 तरीके से, 3 साइड से उसको एनक्लोज करना चाहिए। ये देखिए सैंड की बकेट का जो बॉटम है वो टूटा हुआ है, सैंड की बकेट जो है बिल्कुल छुपा के रखी हुई है, या उसमें सैंड की जगह मिट्टी भरी हुई है, या उसमें शेड है ही नहीं है, थर्ड पिक्चर में शेड है ही नहीं है। तो ये आपको सैंड बकेट रखनी है, मिनिमम 4 होनी चाहिए, सैंड ड्राई होनी चाहिए, और सैंड बकेट का स्टैंड ऊपर से कवर्ड होना चाहिए, सो दैट इन द रेनिंग सीजन सैंड डजंट गेट वेट। ओ माय गॉड, ये देखिए इलेक्ट्रिकल रूम में कोई रह रहा है, ये दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ये देखिए खाना बनाया जा रहा है गैस, एलपीजी गैस के साथ, ये भी कहीं हमने देखा था किसी आरओ पे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज, इन चीजों से जान माल का खतरा है। चेन्नई में ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले, ऐसे इलेक्ट्रिकल रूम में कोई खाना खा रहे थे, वहां पे एकदम स्पार्क हुआ, आग लगी, बेचारा डीएसडब्ल्यू थी वहां पे बैठी हुई, और उनको जान से हाथ धोनी पड़ी। एक बैड प्रैक्टिस है देखिए, ये क्विक ऑयल चेंज का कैनोपी है, उसके नीचे
मोटरसाइकिल डीएसएम्स की रखी हुई हैं। तो ये गलत यूज हो रहा है फैसिलिटीज का। यहाँ पे तो कोई कॉल चेंज होना चाहिए, ये पार्किंग एरिया बना दिया। ये हमारा शेयर वॉल्व है, शेयर वॉल्व जो टैंक के पंप के नीचे लगता है, उसको हमने देख रहे हैं कि ये भी सेफ्टी का इशू है। ये नॉर्मली झटका लगता है तो ये वॉल्व एकदम बंद हो जाता है और उसमें फुब्बारा नहीं बनता। लेकिन हमने देखा है, ये कई जगह देखते हैं, ये ऐसे पाना लगा के उसको परमानेंटली ओपन कर देते हैं शेयर वॉल्व को। ये वॉल्व है इसके अंदर, ये परमानेंटली ओपन कर देते हैं, तो अगर झटका लग के एमपीडी गिरता है, और चूंकि वॉल्व परमानेंटली ओपन करके रखा हुआ है हमारे फिटर बाबू ने, तो ये यहाँ पे एकदम से ये पाइप टूटती है और यहाँ पे एकदम फुब्बारा बन जाता है। तो ये शेयर वॉल्व को बाईपास ना करें आप। ऑटोमेशन का पॉइंट आता है। ऑटोमेशन हर पंप पे लगा हुआ है, तो उसमें ऑटोमेशन में बहुत जरूरी है चेक वेदर ऑल दी एमपीडीज आर अपियरिंग इन ऑटोमेशन। पंप ऑटोमेशन पे रन कर रहा है, चेक वेदर ऑल दी ऑपरेटिव टैंक्स आर अपियरिंग इन एटीजी। In case of RO is manual mode or ATG is switched off, check whether authorization to run on manual mode is available either in writing or email. अगर आपको किसी वजह से, जो कि कंपनी की नॉलेज में है, आपको कोई पंप ऑटोमेशन में बाहर चलाना पड़ रहा है, तो उसकी परमिशन आपको लेनी है, ताकि टेरिटरी की नॉलेज में रहे कि हाँ भाई, हमने बिकॉज ऑफ कुछ मेंटेनेंस कुछ समय के लिए पंप को ऑटोमेशन से बाहर लिया हुआ है। Density to be updated in automation so that same is updated in each MPD. आपके ऑटोमेशन में प्रोविजन है, आप ऑटोमेशन के कंप्यूटर पे अगर डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो आपने ली है सुबह, रेफरेंस डेंसिटी, उसको आप ऑटोमेशन में चेंज करके अगर आप पुश करोगे तो वो एमपीडी में भी दिखाई देगी। तो ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, उसको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि हम एमपीडी से रोजाना सुबह डेंसिटी लेते हैं, या उस समय डेंसिटी लेते हैं जब टेक्नोलॉजी आती है, उसके बाद हम 50-100 लीटर बेच के फिर डेंसिटी लेते हैं, और वो डेंसिटी ऑटोमेशन के चढ़ाकर हम लोग एमपीडी में दिखा सकते हैं आपको। रेट चेंज एवरी मॉर्निंग हो रहा है, नहीं हो रहा है? वैसे तो ये इंटरलॉक हो जाता है अगर रेट एफसीसी और एमपीडी में चेंज है, मिसमैच है, क्योंकि रेट हमारे हेडक्वार्टर से आते हैं, वही पुश होते हैं। तो ये पॉइंट मोर और लेस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर मैनुअल ऑपरेशन चल रहा है और आपने रेट पुश किए हैं, तो रेट चेंज का इवेंट आप जरूर ऑटोमेशन में देख सकते हैं कि क्या रेट चल रहा है, और ऑटोमेशन के थ्रू रेट प्रॉपर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और कितने बजे चेंज हो रहा है। कई जगह हम लोग रेट चेंज का टाइम देखते हैं, वो चेंज टाइम बहुत चेंज हो जाता है। हम देखते हैं एफसीसी में तो सही टाइम पे आ गया है, लेकिन एमपीडी में वो टाइम कुछ और ही चल रहा है। तो वो आप एमपी ऑटोमेशन के वेंडर को लेके आप टाइम भी मैच करा लो, जो रियल टाइम है उसमें का आप करा लो आप। नहीं तो कभी आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़े रेट चेंज हिस्ट्री का, तो आपको एमपीडी में कुछ और टाइम दिखाई देगा, ऑटोमेशन में कुछ और टाइम दिखाई देता है। तो ये ऑटोमेशन का हो गया। ये टैंक पंप्स आर इन ऑटोमेशन, टैंक्स आर इन ऑटोमेशन, ये दिखाई दे रहा है। अब आता है आपका एमडीजी के प्रोविजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमडीजी में ये सब हम ये सब हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम के बाद हमारा हो क्या रहा है, एमडीजी में प्रोविजंस क्या है, अगर कुछ चीज निकल के आती है तो हमें क्या देखा जाता है, व्हाट इज क्रिटिकल, व्हाट इज मेजर डेफिशिएंसी, व्हाट इज माइनर डेफिशिएंसी। तो ये हम इसमें देखेंगे। ये क्रिटिकल में हमारे ये पॉइंट आते हैं जो सबसे सीरियस होते हैं। एडिशनल फिटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग, ये फैक्टर मिसमैच है, या फिर एमपीडी में आपने कुछ एक्स्ट्रा अनऑथराइज्ड कुछ पार्ट्स लगा दिया किसी बंदे ने गलती से, तो वो क्रिटिकल में आ जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी मैनिपुलेट हो रही है। सीलिंग वायर ब्रोकन, सील मिसिंग, ये सील की 3 कंडीशन मैंने पहले भी बताई थी आपको। ये क्रिटिकल होता है, अगर ये सील सही नहीं है, या सील पंच नहीं कर रखी है, या सील वायर ब्रोकन है, तो वो क्रिटिकल में चला जाता है। क्योंकि अगर सील नहीं है तो हम लोग नोजल की डिलीवरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये सीलिंग होना बहुत जरूरी है। सैंपल फेलियर अगर है, तो ये तो भैया कस्टमर के साथ पूरी जाती है, तो ये क्रिटिकल आ जाता है। अनऑथराइज स्टोरेज है, आपने 2 टैंक कंपनी ने दिया, एक टैंक और लगा हुआ है, जिसके जो बाहर से माल आके वहां खाली हो रहा है, फिर वो एमपीडी में जा रहा है। तो ये अनऑथराइज स्टोरेज एंड अनऑथराइज सेल एंड परचेज इज ऑल्सो क्रिटिकल। होता नहीं है, लेकिन ये
होने की संभावना हो सकती है। टैंगलोरी कैरिंग अनऑथराइज प्रोडक्ट फाउंड डिकेंटिंग एट आरओ, ये भी क्रिटिकल रेगुलेटरी है कि गलत टैंगलोरी जो कि आपको इनवॉइस आपके नाम पे नहीं है, इनवॉइस किसी और की है, या कहीं बाहर का प्रोडक्ट है, अपने डिपो का है नहीं है, और वो टैंगलोरी जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं या कोई वहां से गुजर रहा है, देखता है कि ये तो अनऑथराइज टैंगलोरी है, कंपनी की टैंगलोरी नहीं है, और ये वो खाली हो रही है टैंक में, तो वो सीरियस इशू है। तो ये क्रिटिकल हो गए हमारे 4-5 पॉइंट। मेजर क्या है? मेजर है शॉर्ट डिलीवरी विद सील्स इंटैक्ट, वो मेजर पॉइंट है। डेंसिटी फेलियर एंड रेफरेंस डेंसिटी नॉट रिकॉर्डेड, ये भी हमने पहले आपको बताया कि एवरी मॉर्निंग 10 o'clock से पहले पहले आपको डेंसिटी लेके रेफरेंस डेंसिटी बना देनी है, ताकि जब हम डेंसिटी इंस्पेक्शन में आए और डेंसिटी चेक करें, इससे कंपेयर कर पाए। तो ये डेंसिटी फेलियर, अगर डेंसिटी मैच नहीं हो रहा है तो वो भी मेजर इरेगुलरिटी है, और रेफरेंस डेंसिटी का रिकॉर्ड नहीं है वो भी मेजर इरेगुलरिटी है। डॉक्यूमेंट्स, मैंने कई डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, 8 या 9 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, अगर वो नहीं है तो ये भी मेजर इरेगुलरिटी है। अनयूजेबल टॉयलेट, ये मैंने आपको बताया कि टॉयलेट में वो 5 पॉइंट जो थे अनयूजेबल, कि टॉयलेट है तो, लेकिन वो या तो बंद है, गंदा है, पानी नहीं है, तो ये सारे पॉइंट मेजर में चले जाते हैं। अनयूजेबल टॉयलेट हो गया। स्टॉक वेरिएशन, ओवर चार्जिंग, ऑटोमेटेड आरओ इन मैनुअल मोड एंड वेजेस टू डीएसएम्स। तो इसमें ये 4 चीजें जो मैंने पढ़ी, ये भी मेजर इरेगुलरिटी में आती हैं। अगर स्टॉक वेरिएशन है बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, ओवर चार्जिंग है, ऑटोमेटेड आरओ मैनुअल मोड पे चल रहा है विदाउट एनी ऑथराइजेशन, और वेजेस जो डीएसएम को दे रहे हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अभी सबजुडिस हैं, वो हम नोट जरूर करेंगे, लेकिन उसके हम लोग पेनल्टी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अभी कोर्ट केस में पेंडिंग है। इसमें डीएसएम वेजेस है, शॉर्ट डिलीवरी का है, उसमें भी हम लोग करेक्शन कर देंगे, रिकैलिब्रेशन कर देंगे, क्योंकि कस्टमर्स को गलत माल कम माल नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसमें को हम मॉनिटरी फाइन नहीं लगाएंगे, जिसका प्रोविजन एमडीजी में है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कोर्ट ने अभी वो क्लियर नहीं किया है। ऑटोमेशन आरओ जो है वो भी सबजुडिस है। तो ये 3-4 पॉइंट सबजुडिस हैं जिसमें कि हम लोग कोई एक्शन लेंगे नहीं, पेनल्टी वाला, करेक्शन करा लेंगे लेकिन पेनल्टी नहीं ठोकेंगे। माइनर माइनर हैं बाकी सारे पॉइंट। नॉन प्रोविजन ऑफ एयर फैसिलिटी, डीएसएम नॉट इन यूनिफॉर्म, नॉट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन फॉर कस्टमर लाइक प्राइस, ये मैंने आपको बता दिया पूरा। प्राइस, एसओ कॉन्टैक्ट नंबर, डेंसिटी एंड स्टॉक प्रोडक्ट नेम, स्टिकर ऑन एमपीडी, ये भी माइनर में आता है कि हर एमपीडी की हर नोजल में प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये स्पीड है। पुअर हाउसकीपिंग, ये भी माइनर है। कंप्लेंट बुक नॉट अवेलेबल, माइनर है। चेक जीरो स्टिकर नॉट पुट ऑन दी एमपीडी, वहां पे हर एमपीडी में आप देखा होगा लिखा रहता है प्लीज चेक जीरो बिफोर डिलीवरी, तो वो स्टिकर होना जरूरी है, वो भी एमडीजी का पार्ट है। अगर वो नहीं है तो आपका एक ऑफेंस माइनर का हो जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फोन, फर्स्ट एड बॉक्स, रिकॉर्ड प्रायर टू द लास्ट इंस्पेक्शन, तो ये रिकॉर्ड आपको पूरे हर समय तैयार करके रखने, ये माइनर में चले जाते हैं। अगर रिकॉर्ड पिछले इंस्पेक्शन से पहले के नहीं है तो वो माइनर है, पिछले इंस्पेक्शन के बाद के अगर नहीं है तो वो मेजर है, क्योंकि इंस्पेक्शन में आपको बताया गया ये रखना है, उसके बाद भी आपने नहीं रखे, तो इंस्पेक्शन के बाद में अगर डॉक्यूमेंट्स कम पाए जाते हैं तो वो मेजर में चला जाता है। ये हो गया आपका एमडीजी का जिस्ट, जिसमें आपको पता लग गया कि क्रिटिकल क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है। अब ये है मोस्ट कॉमन नॉन कॉम्प्लायंसेस। हम जितने भी इंस्पेक्शंस करते हैं उसका हमने निचोड़ निकाला, हमने देखा कि कौन कौन से जो इरेगुलरिटीज हैं सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। तो सबसे ऊपर आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टैंगलोरी सैंपल्स। अब देखिए इसमें मैं क्या बात बोलूंगा, इसमें ये बोलूंगा कि पूरी एमडीजी में एक यही पॉइंट है जो कि आपको बचाता है कि आप टैंगलोरी जो आती है माल लेके, उसकी सैंपलिंग प्रॉपर करके उसका सैंपल अपने कस्टडी में रखो, ताकि आप ये कह पाओ कल कि साहब यही माल आया था हमारा और यही मैं बेच रहा हूँ। तो अगर सैंपल फेल होता है तो मुझसे क्यों बात की जा रही है, आप टैंगलोरी से वाले से बात करो, क्योंकि मैंने तो जो माल आया वो अपने टैंगलोरी से निकाला और इसको सैंपल बॉक्स में रखा और इसी को मैंने बेचा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टैंगलोरी के सैंपल्स बहुत प्रॉपरली रखिए, क्योंकि पूरी एमडीजी में एक यही पॉइंट है जो आपको बचाता है, बाकी सारा आपको पेनलाइज करता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट फॉर हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर,
हाइड्रोमीटर थर्मामीटर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट डिलीवरी भी ये निकल के आ रही है कुछ परसेंटेज, देखिए 27% शॉर्ट डिलीवरी भी है। विद इन परमिसिबल लिमिट 25% है, बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट 2% है। पुअर हाउस कीपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, साफ सफाई नहीं है, वो 11% है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, 8-9 रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया, वो 5% आरोप पे नहीं होते हैं। स्टॉक वेरिएशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, हमने स्टॉक चेक किया तो लिमिट से बाहर पाया 2%। रेफरेंस डेंसिटी नॉट अवेलेबल, करीब 1.5%, रेफरेंस डेंसिटी नहीं है। तो इसीलिए वो मिस्टर धनपाल जो आपसे शेयर कर रहे थे कि 28 आरओ ऐसे हैं इस साल में अभी तक जहां रेफरेंस डेंसिटी नहीं पाई गई है, और उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्या आप डेंसिटी हर मॉर्निंग ले रहे हो, उसको खाली लिखना ही है, रिकॉर्ड कंप्लीट ही करना है, तो वो बहुत जरूरी है। इनएडिक्वेट टॉयलेट फैसिलिटी, ये मैंडेटरी है टॉयलेट होना, टॉयलेट नहीं है तो ये भी 0.91% के आसपास है। तो ये आपके जो कॉमन इश्यूज हैं जो कि हम चारों तरफ देख रहे हैं, नॉर्दर्न रीजन में कम से कम ये काफी है, हर रीजन में है, परसेंटेज में वेरी, लेकिन है हर रीजन में ये। तो ये आप नोट करके रखिए। टैंगलोरी सैंपल नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट है, शॉर्ट डिलीवरी है, पुअर हाउसकीपिंग है, नॉन मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स है, स्टॉक वेरिएशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट है, एंड रेफरेंस डेंसिटी नॉट अवेलेबल, इनएडिक्वेट टॉयलेट फैसिलिटी है। टैंगलोरी सैंपल कैसे रखने चाहिए? टैंगलोरी सैंपल रखने के लिए आपको एक तो पेपर टैग जो है जिसमें आप रिकॉर्ड रखते हो टैंगलोरी प्रोडक्ट का, बैच नंबर, सील नंबर, ये सब डालते हो, डेंसिटी डालते हो, वो अच्छी तरह कम से कम 2-3 साइड आपके सैंपल बॉक्स जो आप वुडन का है वो उसको घेर के रखना चाहिए, पूरा चिपका के रखना चाहिए। और उसमें सील जो है चारों तरफ से लगाइए। ये देखिए, ये सील जो है चारों तरफ से लगा दीजिए, सील का तार जो है वो ऐसा चारों तरफ घुमा दीजिए ताकि वो चारों तरफ सैंपल बॉक्स कहीं से खुले ही ना। और वाटर जो ये जो पेपर टैग है वो भी आप लंबा बना के रखिए और उसमें प्रॉपर सारे रिकॉर्ड रखिए, सारी इंफॉर्मेशन भरिए और उसको ऊपर से नीचे तक पूरा पेस्ट कर दीजिए। पेपर टैग अंदर वाले जो एल्युमिनियम है उसमें भी पेस्ट होना है, उसमें लूज मत रखिए, क्योंकि जब लैब में जाएगा अंदर का एल्युमिनियम डिब्बा उठाया जाएगा, तो अगर आपने लूज रखा हुआ है तो वो निकल के गिर सकता है, किसी को नोटिस में नहीं आया, वो गिर गया नीचे, तो आपका अंदर का माल जो है वो खराब हो गया, क्योंकि उसका कोई टैग नहीं है। इसलिए अंदर जो एल्युमिनियम कंटेनर है उसमें भी आप पेपर टैग चिपकाओ, बाहर भी चिपकाओ, और बाहर वाले वुडन बॉक्स को चारों तरफ से तार से घेर के तब आप सीलिंग करो। ये था हमारा सारा डीलरशिप के बारे में पूरा प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने पूरे क्वालिटी कंट्रोल सेल का जो इंस्पेक्शन का फॉर्मेट है, ये 1 से लेके 52-53 पॉइंट तक मैंने सारे कवर कर लिए, और आपको सारा उसका स्पिरिट जिस जो है आपके साथ शेयर कर दिया। हम क्या देखते हैं, आपको क्या बना